अब लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कल्चरल रिलेटिविज्म और ऑब्जेक्टिविज्म के बारे में. अब कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में बात करते हुए हमने पाया कि द मेन आइडिया ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म वाज दैट यू कैन नॉट क्वेश्चन वन कल्चर बेस्ड ऑन अनदर कल्चर. एक कल्चर की अपनी हिस्ट्री है, एक कल्चर के अपने ट्रेडिशंस है, अपने मॉरल स्टैंड पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से आप दूसरे कल्चर को नहीं जज कर सकते हो. बट इसमें एक ग्लेयरिंग सॉर्ट ऑफ गैप है. अगर सबका अपना अपना राइट एंड रॉन्ग है तो जो कलेक्टिव मोरल रॉन्ग या मोरल राइट है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो फिर तो आप कल किसी भी चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ अगर आपके कल्चर के हिसाब से रॉन्ग है वो किसी और कल्चर के हिसाब से राइट हो सकती है. एंड दिस इज द पोजिशन दैट अ मॉरल निहिलिस्ट टेक्स. आज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की क्लास में हम बात करेंगे मॉरल निहिलिज्म के बारे में. मॉरल निहिलिज्म एक ऐसा स्टैंड पॉइंट है जो बोलता है कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से अपना काम कीजिए. अगर आपको अगर रिस्पेक्ट करना है एल्डर्स को आप कीजिए, अगर आपको नहीं करना है आप नहीं कीजिए. इफ यू वांट टू बी पोलाइट विद समवन यू बी इट, इफ यू डोंट वांट टू बी पोलाइट विद समवन यू डोंट बी इट. सो दैट इज द आइडिया ऑफ निहिलिज्म. निहिलिज्म कहता है कि अगर कोई पर्सन इन चीज़ों को क्वेश्चन करते हुए भी मॉरली राइट काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस मोरालिटी को एस्क्राइब करते हैं. उनका मतलब यह है कि वो शायद वो मॉरल चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज वो नहीं चाहते कि सोसाइटी उनको निकाल दे या उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाए. एंड इस चीज़ के सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे फ्रेडरिक नीचे. नीचे का मानना यह था इसका प्रोनाउंसिएशन है नीचे. नीचे का मानना यह था कि जिस तरह ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजीज एंड ग्रेटर एप्स, उसी तरह ह्यूमंस का आगे जाके एक एवोल्यूशन होगा. एंड द इवॉल्व फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट विल कम, उसको नीचे ने नाम दिया था उबरमेंश. वो एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन कम्स आउट टू बी ए सुपरमैन. अब नीचे का जो सुपरमैन था दैट वाज अ मच मोर साइकोलॉजिकली सॉर्ट ऑफ एन इवॉल्व्ड बीइंग. बट ठीक है, हम आज हमारे जो पॉप कल्चर में जो हमारा सुपरमैन है जो हम मूवीज में देखते हैं उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. सुपरमैन इज अ वेरी पावरफुल बीइंग. वो उड़ सकता है, वो बुलेट प्रूफ है, वो ट्रेन से या एरोप्लेन से भी तेज उड़ सकता है. द होल आइडिया इज ही हैज सुपर स्ट्रेंथ, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते. अब इफ दिस पर्सन डिसाइड्स दैट ही डजंट वांट टू बी पोलाइट, ही डजंट वांट टू डू थिंग्स बाय द रूल बुक, अगर वो चाहे तो कल बैंक रॉबरी कर सकता है, वो चाहे तो कहीं पे भी बैठ के खा सकता है, पी सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो नीचे का मानना ये है कि यू शुड बी इन अ सेम पोजिशन एज सुपरमैन. अब ठीक है, वो वाला सुपरमैन इज द सुपरमैन विद स्ट्रेंथ, बट द सेम टाइम यू शुड हैव द मेंटल फोर्टिट्यूड ऑफ अ सुपरमैन वेयर यू कैन क्वेश्चन ऑल मोरालिटीज. आप हर मॉरल वैल्यू को क्वेश्चन कर सके. एंड नीचे के हिसाब से यही चीज आप अगर फ्रीडम स्ट्रगल में देखेंगे तो आपको यही चीज दिखेगी. नीचे के अकॉर्डिंग हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स सुपरमैन थे. क्यों? बिकॉज उन्होंने ब्रिटिश राज की जितनी भी मोरालिटी, जितनी भी एथिकल स्टैंडर्ड्स थे, उन सारी चीजों को क्वेश्चन किया था. ब्रिटिश राज का क्या कहना था? ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दे आर सेटिंग इट बिकॉज उससे उनका राज आगे चले. उनके हिसाब से इट वाज मॉरली राइट फॉर अ प्लेस टू हैव सेग्रीगेशन बिटवीन वाइट पीपल एंड इंडियन पीपल. उनके हिसाब से इंडियंस शुडंट बी joining in like mass movements, they shouldn't be joining in riots, they shouldn't be picketing, they shouldn't go and boycotting. ये सब कुछ मना था ना उनके हिसाब से. that was their ethical and moral conduct. but उस चीज को क्वेश्चन किया गया. नीचे के हिसाब से the whole idea of nihilism is that you have to re-evaluate the values. और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने यही किया. उन्होंने क्वेश्चन किया उनके जो इकोनॉमिकल वैल्यूज थे, उन्होंने क्वेश्चन किया उनके जो पॉलिटिकल वैल्यूज थे, उन्होंने क्वेश्चन किया जो उनके स्टैंडर्ड्स थे. And finally, they demanded what the Britishers couldn't give. They demanded independence because they broke all their chains of morality. अब इसी चीज को आज अगर हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें, the context of a civil servant, the person who will be joining the services, that person will join a system. आप जहाँ पे भी पोस्टेड हो, जिस भी सर्विसेज में हो, आप एक ऐसे established system में घुसने वाले हैं जिसमें पिछले 75 years से काम चलता हुआ आ रहा है. अब उस सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपके साथ सही ना बैठे. उस पॉलिटिशियन के साथ आप ऐसे बिहेव कीजिए, उन सीनियर के साथ आप ऐसे बिहेव कीजिए, वो शायद थोड़े ऐसे से उनके साथ ऐसा काम कीजिए. यू शुड बी इन अ पोजिशन दैट अ मॉरल निहिलिस्ट टेक्स. यू क्वेश्चन इट. यू क्वेश्चन दीज टाइप्स ऑफ मोरालिटीज. यू क्वेश्चन दीज टाइप्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स. वो जो
अनस्पोकन रूल्स होते हैं बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर और अ पर्सन इन पावर एंड अ पर्सन हु इज बिलो देम. You should be in a position to question that, and that same thing should lead you on forward. इसी तरह जिस तरह नीचे ने निहिलिज्म की तरह के बारे में बात की थी, उसी तरह अगर आप प्लेटो के रिपब्लिक को पढ़ेंगे, वहां पे आपको मिलेगा देयर वाज अ कैरेक्टर बाय द नेम ऑफ थेरासिमस. थेरासिमस का मानना ये था कि जो जस्टिस है इट इज ओनली फॉर द स्ट्रोंगर, और द जस्टिस ओनली कम्स फ्रॉम द स्ट्रोंगर, विच मीन्स दैट जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है it only serves to protect the people in power. अब इसको अगर थोड़ा आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं ब्रिटिश राज का. ब्रिटिश राज ने जितने भी रूल्स बनाए थे, जितने भी रेगुलेशंस बनाए थे, वो क्यों बनाए थे? जिससे उनका जो रूल है, जो पास्ट में चलता हुआ आया है, वो प्रेजेंट में भी वही रहे और फ्यूचर में भी वही रहे. सो द होल आइडिया हियर वाज दैट अकॉर्डिंग टू थेरासिमस कि चाहे वो ऑटोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी हो, चाहे कोई भी हो, a position of power, a seat of power will always try to maintain its power. अगर एक सुप्रीम कोर्ट जज किसी को 25 साल की सजा सुना रहा है, then that person doesn't want to go to the jail, right? No one wants to go to the jail for 25 years. But ठीक है, he has been convicted. यहाँ पे there are two reasons why this is happening. One is to obviously send him for reform. It is a punishment as well as a place for reform. But at the same time, they are trying to create an example कि अगर आप इस टाइप का क्राइम कमिट करेंगे तो आपको भी 25 साल की सजा होगी. अब एक जज who is obviously in a position of power is trying to establish the power of the Supreme Court or the power of the High Court, and so that this system keeps in power. That's why you have rules and you have constitution. ये थेरासिमस की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी फ्रॉम द बुक द रिपब्लिक जो प्लेटो ने लिखी थी, एंड वो चीज अप्लाई करती है यहाँ पे भी. You will find that a lot of people who are in a position of power will always try to be in that position of power. एक और एग्जाम्पल लेते हैं निहिलिज्म का. फ्योदोर दोस्तोयेवस्की एक बहुत बड़े रशियन नॉवलिस्ट थे, और उनकी एक किताब है जिसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट. अब उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रस्कोल्निकोव. तो उसका रस्कोल्निकोव का जो आइडिया था वो ये था कि जो मोरालिटी है वो सिर्फ वीक लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए नहीं है. उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया था कि अगर आज आपको कहा जाए कि न्यूटन की जितनी भी डिस्कवरीज हैं, उन डिस्कवरीज को पाने का एक ही तरीका है कि आप किसी एक पर्सन का सैक्रिफाइस कीजिए, तो क्या आप नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे. बिकॉज वाई? it is going to evolve the whole it is going to cause the evolution of the whole society. So if Newton had to kill someone, then he had the right to kill someone for all these discoveries to come forward. तो ये थोड़ा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रास्कोल्निकोव इज ट्राइंग टू से एंड व्हाट निहिलिज्म सेज इज दैट मोरालिटी इन इटसेल्फ, जो हमारे ऊपर जो एथिक्स और मॉरल स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं, इनको क्वेश्चन कीजिए टू अ पॉइंट वेयर यू डू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन मोरालिटी. यू सेट योर ओन स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स. सो दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ निहिलिज्म. अब इसका एक और फ्लिप साइड है. उस फ्लिप साइड का नाम है इंडिविजुअल सब्जेक्टिविज्म. अब इंडिविजुअल सब्जेक्टिविज्म जो है वो आपको सुनने में थोड़ा सिमिलर रहेगा निहिलिज्म से, बट यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ इट. अब जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म की बात कर रहे थे, कल्चरल रिलेटिविज्म में हमने ये देखा कि इट इज अज्यूमिंग दैट द होल कल्चर इन इटसेल्फ कैन नॉट जज अनदर कल्चर. यही देखा हमने. बट इस कल्चरल रिलेटिविज्म के सही होने के लिए 3 assumptions जरूरी है. assumption नंबर 1 है कि ये जो कल्चर रिलेटिविज्म है ना, ये इमेजिन कर लेता है कि एक कोई भी पर्सन है, कोई भी ग्रुप है, वो एक पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं. बट ऐसा आज के ज़माने में ऐसा तो नहीं है. अ पर्सन कैन बिलोंग टू अ पर्टिकुलर फैमिली, एंड वो फैमिली हो सकता है जो जिस रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं उस रिलीजन के कस्टम्स को फॉलो ना करे, या फिर वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती है उस कम्युनिटी के कस्टम्स को फॉलो ना करे. हो सकता है उस फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करें. हो सकता है वहाँ पे अगर आप उस फैमिली के पार्ट हो, आपके जो क्रिकेट कोच हैं, आप उनको जो मंदिर में पंडित है उससे ज़्यादा फॉलो करें. सो द होल आइडिया वाज दैट कल्चर रिलेटिविज्म ट्राई कर रहा था एक डब्बा बनाने के लिए. डब्बे में हम सबको डाल देंगे, उस डब्बे के हिसाब से हम करेंगे कि हाँ इस कल्चर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस कल्चर का पॉइंट ऑफ व्यू है. बट ऐसा तो नहीं है ना. वो साइलोज में लोग एग्जिस्ट करते ही नहीं है. A person can belong to 10 different groups.
द सेकेंड assumption that cultural relativism does is that वो ये सोच लेता है कि जो इस पूरे कल्चर का मॉरल स्टैंड पॉइंट है वो सभी का स्टैंड पॉइंट है. ऐसा भी नहीं है. There could be differentiating factors between the same group. You both can belong, two people can belong to the same religion and have different perspectives when it comes to political parties. हो सकता है आप सेम रिलीजन को या सेम कल्चर को बिलोंग करते हो, बट एक कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाता हो, दूसरा कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाता हो. तो इस हिसाब से अगर आप एक कल्चर को बिलोंग करते हैं एंड उस कल्चर में देयर इज अ, फॉर एग्जांपल, अ वेरी गुड एग्जांपल हियर वाज द बिल्किस बानो केस दैट हैपेंड टुडे few days back, where the accused got freedom from the prisons, and बहुत लोगों ने उनको वेलकम किया, मिठाइयाँ खिलाई, whereas the whole other side of the community was like, this is completely unfair. So even though people may belong to the same community, they might have completely two different moral standpoints. But cultural relativism ये assume कर लेता है कि एक culture के लोगों का सबका same standpoint होगा, which is again wrong. And the third assumption that cultural relativism is based on is that it assumes that एक person की जो values हैं वो उसी culture से आई है. ये भी आज हमारे globalization के ज़माने में true नहीं है. Today a person like you is being affected by cultures from all over the world. आप हो सकता है एक particular band के गाने सुनते हो जो किसी और different country से belong करते हैं. हो सकता है आप ऐसे कपड़े पहनते हो जो किसी और culture को belong करते हैं. हो सकता है the type of food you eat and the type of language you speak belongs to a completely different culture. So because of all these assumptions, हमको एक चीज इन सारे assumptions में common पता चल रही है, वो ये है कि individual level पे चीजें differ करती हैं. And that is why a much better version of cultural relativism comes out to be individual subjectivism. So we were talking about first nihilism, which asks you to question morality. And then now we are talking about individual subjectivism, that asks you to set your own standards of morality. And individual subjectivism ये बोलता है कि आप कल्चर के हिसाब से मत जाओ, आप किसी और के मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मत जाओ, आप अपना मॉरल स्टैंडर्ड सेट करो. आप सेट करो आपके लिए राइट क्या है, आपके लिए रॉन्ग क्या है, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू, व्हाट इज wrong, what is evil, what is good, everything is decided by you. Now the difference here between individual subjectivism and nihilism is very simple. Individual subjectivism को आप एक बहती नदी की तरह देख सकते हो. उस नदी का अपना कोर्स है, वो उस कोर्स के हिसाब से ही बहेगा, एंड वो कोर्स आपने डिसाइड किया है. There is no changing the course. Maybe through a long period of time the course changes, but that is you deciding, and the course stays a single course. Whereas nihilism can be roots of a tree. It spreads everywhere. It spreads according to how you want to spread it. आप हर चीज को जज करोगे अपने हिसाब से, हर चीज को. सो इंडिविजुअल सब्जेक्टिविज्म अपने लिए एक रूल बुक तैयार करता है, वो एक इंडिविजुअल का अपना रूल बुक. Whereas nihilism doesn't have a rule book. You judge every single situation as it comes. And the reason why individual subjectivism is important is because it is the best way to resolve arguments. मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इंडिविजुअल सब्जेक्टिविज्म का. बहुत ही चार्ज्ड अप एग्जांपल है. मान लीजिए दो बच्चे लड़ रहे हैं अबाउट व्हाट इज द बेस्ट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. एक बच्चा बोल रहा है कि इट इज चॉकलेट इज द बेस्ट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, एंड दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं, बटरस्कॉच इज द बेस्ट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. सो दोनों एक डिसएग्रीमेंट में हैं. तो आप एज अ elder brother or sister will go to them and you'll make them understand कि अगर ये बोल रहा है कि chocolate is a better form of ice cream, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि I prefer chocolate over butterscotch. And same चीज तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो कि you prefer butterscotch over chocolate. And suddenly the disagreement is gone. Suddenly it's become about preference. And the preference here is कि I prefer a certain thing, you prefer a certain thing. I am not asking you to prefer the same thing as I do. An argument से शायद हो जाए, and यहाँ पे you can put anything instead of ice cream. Put any example instead of ice cream and you'll find the same thing. अगर आज लोग इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि गांधी जी was a much better freedom fighter, a much more significant force in our independence, and someone is fighting the same battle with by saying that no, Savarkar was better.
Savarkar was the key figure in our development of our Indian freedom struggle. तो वहां पे आपको बस यही बोलना है कि आपका प्रेफरेंस सावरकर है, आपका प्रेफरेंस गांधी जी है. They don't have to clash with each other. And this is the beauty of individual subjectivism. Every single thing that you do reflects on you. It is your own individual preference. So tomorrow, if you have this whole idea of individual subjectivism, you get to know that if the same thing, the same chocolate example, the same freedom fighter example can happen in your public services, where there is a disagreement between two groups and you have to diffuse the disagreement. And that diffusing can be done by understanding two preferences. है कि नहीं? So the whole idea between nihilism and individual subjectivism is this. You get to be the judge. In one place, you judge every single moral standard, whereas on the other place, you try to judge the preferences based on your own preferences. Every individual is able to have their own preference. सबका अपना अपना preference होगा. आप जिस सर्विस में हैं, आप जिस पोजिशन ऑफ पावर में हैं, उस पोजिशन ऑफ पावर में आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जहां पे आपको दो प्रेफरेंसेस को देखना पड़ेगा, एंड आपको देखना पड़ेगा इफ दीज टू प्रेफरेंसेस कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर और नॉट. So this is the whole idea about nihilism. Keep in mind that the whole idea, when we started ethics in the very first class, I made it clear to you कि ethics के सिर्फ दो मूल उद्देश्य हैं, two main points. The first point is to make you situationally aware. The moment you understand things like cultural relativism, जब आपको objectivism, nihilism, individual subjectivism, इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, आपको आपका जो mind है, it is now is able to absorb these things when they happen around you. आपको सिचुएशनल अवेयरनेस मिल गई, आपको पता चल गया कि कौन सा पर्सन है जिनके लिए मोरालिटी अप्लाई नहीं करता है, कौन सा पर्सन है जो अपने कल्चर के हिसाब से चलना चाहते हैं, जिनकी मोरालिटी, जिनका एथिक्स उनकी कल्चर के हिसाब से जाता है, कौन से लोग हैं जो अपने खुद के एथिक्स के हिसाब से चलते हैं, अपने मन मर्जी से चलते हैं. एंड द वे यू टैकल दीज सिचुएशंस विल चेंज अकॉर्डिंगली. एंड द सेकंड पॉइंट, the second big point, main objective of ethics was to create a situation where the whole society goes towards moral progress. And that's what comes from nihilism, where you question set standards. You question standards that has been set for thousands and thousands of years. And you change them. अगर हम पिछले 1000 सालों पहले की लिखी हुई चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आज भी हमारी जो मोरालिटी वो पिछले 1000 साल से जो मोरालिटी थी वही है. There has been no change. And that is why you will see today that a lot of things are changing. Because people have started questioning it. And once you start questioning it, you create an individual rule book for yourself. आप अपने लिए डिसाइड करते हैं कि आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है. You end up attaining your own moral progress. You end up attaining your own moral intuition, your own moral standpoint. And that ends up making you a better civil servant. That is the whole idea of reading this subject. So I hope you liked this class, and I am going to see you in the next class where we talk about another topic, another standpoint which comes in ethics and human interface, which is our conversation about free will and responsibility, moral responsibility and free will. So I'll see you in the next class. All the best.